जी सर। टीडीएस यानी फुल फॉर्म इसकी है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें उल्टा होता है, टैक्स डिडक्ट किया जाता है, इस पर काटा जाता है। कैसे उल्टा होता है तो अभी मैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पर द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो पार्ट है ये इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है, जो कि एक्ट कौन सा है, 1961 का। अब ये जो है टीडीएस कटता किस पर है, तो होने वाली इनकम पर। तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब हम होने वाली इनकम पर इनकम टैक्स देते ही हैं तो फिर टीडीएस क्यों काटा जाता है। तो मैं टीडीएस के थोड़े से और डीपली बता देता हूँ टीडीएस क्या है। फुल फॉर्म है टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स, और ये इनकम टैक्स का एक पार्ट है। इनकम टैक्स जो दिया जाता है वो साल में एक बार दिया जाता है। लास्ट में देखा जाता है कि आपके ईयरली इनकम कितनी है, उस बेस पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है, इनकम टैक्स पे किया जाता है। और हर एक कैटेगरी बांटी गई है हर एक पर्सन के लिए कि नॉर्मल सिटीजन को कितना टैक्स पे करना होगा, कितने से कितने तक इनकम होती है तो एक सीनियर सिटीजन को कितना पे करना होगा, सुपर सीनियर सिटीजन को कितना करना होगा। इनकम टैक्स में तीन कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट की होती है, तीन कैटेगरी में टैक्स को बांटा हुआ होता है कि क्या 3 लाख तक किसकी पेमेंट है तो कितने इनकम है तो कितनी टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, 5 लाख तक, 10 लाख तक। तो सबके लिए अलग अलग रूल है, वो बाद की बात है। अभी हम टीडीएस की बात कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स तो साल में एक बार पे किया जाता है, लेकिन जो टीडीएस है वो हैंड टू हैंड पे किया जाता है। हैंड टू हैंड का मतलब जैसे इनकम हुई वैसे ही टीडीएस कट जाता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि सैलरी मिलती है तो लोगों को टीडीएस कट के मिलती है। अब यहाँ पर उल्टा कैसे है, सैलरी मैं काम कर रहा हूँ, मैं हूँ एम्प्लॉय, तो इनकम मुझे और ये कंपनी मुझे देगी, इनकम सैलरी मुझे देगी। तो जो सैलरी मुझे देगी तो टीडीएस कौन काटेगा, सामने वाला, यानी कि जिसको इनकम हो रही है उसका टीडीएस काट के ही उसको दिया जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रेंट का। आप रेंट पर रह रहे हो किसी के यहाँ, तो आप पेमेंट किसको करोगे, रेंट के ओनर को, यानी कि उस लैंडलॉर्ड को करोगे जो वहाँ का ओनर होगा। लेकिन जब हम रेंट पे करेंगे, यानी जब आप रेंट पे करोगे तो उस पे जितना भी टैक्स बनता होगा टीडीएस के रूप में वो आप काटोगे और फिर उसको पे करोगे। तो यहाँ पर उल्टा हुआ कि आपने सामने वाले का टैक्स काटा तब उसको पेमेंट करी। लेकिन जो बाकी टैक्सेस हुआ करते थे वो क्या करते थे कि जो अमाउंट होती थी उसी में ही और टैक्स प्लस करके अमाउंट लेते थे। यहाँ पर आप टैक्स काट करके सामने वाले को पैसा दे रहे हो। ठीक है। अब जैसे कि कमीशन पे काम होता है, तो कमीशन मिला तो उस कमीशन के रूप में जो पैसा मिला उस पर भी कुछ अमाउंट कट गया टीडीएस के रूप में। तो जो टीडीएस के रूप में कटा है, जितनी भी बार आपको कमीशन मिलेगा उतने बार उतने परसेंट उसका जो फिक्स होगा उतना परसेंट टीडीएस कट के आपको मिलेगा। तो टीडीएस जो है वो भी इनकम पर ही मिलता है, जो इनकम टैक्स है वो भी इनकम टैक्स मिलता नहीं है, पे करना पड़ता है। टीडीएस की एक कहानी है, मैं बता देता हूँ एक उसको भी कि ऐसा क्यों करा गवर्नमेंट ने। तो जो है तो हम सभी जानते हैं कि जो टैक्स है वो कोई भी पे करना नहीं चाहता है आज के टाइम में, फिर भी बहुत लोग अब पे करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के लालच दिए हुए हैं इसीलिए। और कुछ बाउंडेशन है, कुछ लालच भी है और कुछ मजबूरी भी है, इसीलिए आज के टाइम में टैक्स पे करते हैं। लेकिन जो टैक्स कोई देना नहीं चाहता है, तो पहले भी कोई नहीं देना चाहता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने मीटिंग बिठाई थी सभी एम्प्लॉयर्स की कि भाई सैलरी सबको मिलती है लेकिन वो दिखाते नहीं है जानबूझ के कि हम इतना दिखाएंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो कोई दिखाता नहीं है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने मीटिंग बिठाई और मीटिंग में ये कहा गया, ये डिसाइड हुआ कि अब से एम्प्लॉय की जिम्मेदारी नहीं है टैक्स भरना, किसकी जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। अब एम्प्लॉयर जितनी भी सैलरी एम्प्लॉय को देगा
उसके हिसाब से जितना भी टैक्स बनता होगा वो टीडीएस के रूप में अब एम्प्लॉयर भरेगा, एम्प्लॉय नहीं भरेगा। तो इसीलिए यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि अब जिस टाइम इनकम हो उसी टाइम पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लिया जाए, और टैक्स डिडक्ट करके फिर उसको गवर्नमेंट को जमा किया जाएगा। जो टैक्स डिडक्ट करेगा वही पे करेगा, फिर हमारा कोई काम नहीं है। टैक्स बात आती है कि टैक्स डिडक्ट कौन कर सकता है। भाई वैट जो है, वैट कोई भी कर सकता है जिसने भी वैट में रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो। इसी तरीके से टीडीएस भी हर कोई डिडक्ट नहीं कर सकता है। टीडीएस के लिए टैन नंबर होना चाहिए। जैसे पैन कार्ड होता है, ऐसी कंपनी का टैन कार्ड भी होता है, पैन कार्ड भी होता है। टैन कार्ड बनाया ही इसीलिए जाता है कि अगर वो टीडीएस काटना चाहती है तो वो टैन नंबर बनवाए। जिसके पास टैन कार्ड नहीं है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता है। ये भी आपको अपने नॉलेज में रखना है। ठीक है, टैन नंबर होना जरूरी है टीडीएस काटने वाली कंपनी के पास। क्लियर है भाई? जी सर। यस सर। हाँ, और इसमें ये भी है कि जिसका टीडीएस कट रहा है उसके पास पैन नंबर होना जरूरी है, और जो टीडीएस काट रहा है उसके पास टैन नंबर होना जरूरी है। पैन और टैन अलग अलग है। टैन की फुल फॉर्म होती है टैक्स असेसमेंट नंबर, पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। टैन नंबर तो होना जरूरी है ही टैक्स डिडक्टर के पास, बट जो टैक्स डिडक्टी है उसके पास पैन नंबर अगर नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो भी उसका टैक्स कटेगा, लेकिन फिर ज़्यादा कटेगा। अगर रूल के हिसाब से 10% कटना होगा तो हाईएस्ट कटेगा, अगर पैन नंबर नहीं है तो फिर 30% टैक्स डिडक्ट होगा। क्लियर है इतनी चीज? यस सर। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। टीडीएस आपको पता लगा कि किस टाइप का टैक्स है, कौन डिडक्ट कर सकता है, और किस कंडीशन में कितना टैक्स डिडक्ट होगा वो भी आगे देखेंगे। यहाँ पर ये टीडीएस का कुछ प्रोसेस है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए हम नीचे देखेंगे। दो क्वेश्चन इसी में ही है, अलग से नहीं है। आप अपने आप, अब आपको अपने आप क्वेश्चन खुद बनाने हैं यहाँ से। वैट्स तक आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दी, अब जितना भी आगे होगा सबको आपको अपने आप ही क्वेश्चन क्रिएट करने हैं और अपने आप ही करने हैं। तो यहाँ पर क्या है, टीडीएस का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर सेलर जो है वो प्रोवाइड करता है सर्विस अपने बायर को, और जो वो सेलर जो है वो बायर को सर्विस अपनी प्रोवाइड करेगा। तो टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, सेलर डिडक्ट करेगा या बायर डिडक्ट करेगा? यहाँ पर दिया भी हुआ है, सेलर कौन है यहाँ पर, डिडक्टी है, और बायर कौन है, डिडक्टर है। अब इनकम किसको होगी, सेलर को होगी। तो यहाँ पर टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, बायर डिडक्ट करेगा, ना कि सेलर डिडक्ट करेगा। यहाँ पर लिखा भी है, बायर डिडक्ट द टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस और वाइल अकाउंटिंग द बिल रिसीव। चाहे वो एडवांस में पेमेंट कर रहा है या जिस टाइम बिल रिसीव कर रहा है उस टाइम करे, तो बायर यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट देगा सेलर को। और उसके बाद फिर बायर डिपॉजिट करेगा डिडक्ट की हुई अमाउंट को, कहाँ पर जाके, ऑथोराइज बैंक में जाके। फिर बैंक एक फॉर्म इशू करता है जिसका नाम होता है फॉर्म नंबर 16A, डिडक्टी को इशू करता है, चाहे ऑनलाइन ही। और फिर वो बायर क्या काम करेगा, उसको रिटर्न फाइल करेगा, उसका टीडीएस रिटर्न एनुअली फाइल करना होता है इसको। हालांकि जो टीडीएस रिटर्न है वो क्वार्टरली भी फाइल होता है और एनुअल भी फाइल होता है। टीडीएस रिटर्न दो तरह के फाइल होते हैं, एक तो क्वार्टरली और एक एनुअली। तो यहाँ पर जो है बायर बायर करेगा रिटर्न फाइल। तो जैसे ही बायर रिटर्न फाइल करेगा सेलर के अकाउंट में, यानी जो सेलर है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता होगा, तो उसका ऑटोमेटिक ही टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है कि आपका कितना टीडीएस कटा है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है इसका। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि अगर टीडीएस आपका कटा है और इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न का रूल ये कहता है कि एक नॉर्मल पर्सन जो है
अगर आपकी 3 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। हालांकि अभी तक ये चल रहा था कि 5 लाख रुपए तक का आपको कोई टैक्स नहीं देना है, बट ऐसा नहीं है। 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना होता है, उसमें भी अमाउंट कटती है, उसमें कुछ छूट मिलती है, तब जाके 3 लाख रुपए तक आती है। अगर 3 लाख रुपए से ऊपर है, डिडक्ट होने के बाद भी, छूट मिलने के बाद भी, तो टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये है कि आप, ये टीडीएस जो है इसका तो कोई लिमिट नहीं है। आपकी 1 रुपए की भी इनकम हुई तो उस पर भी टीडीएस कटेगा, बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम टीडीएस का पैसा अपना रिफंड ले सकते हैं किस कंडीशन में? अगर आपकी साल की इनकम इतनी नहीं है कि आप टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हो, यानी आपकी जो इनकम है वो टैक्स क्राइटेरिया में नहीं आता है, और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो आपका जितना भी टीडीएस का पैसा कटा है वो सब आपके बैंक में रिफंड आ जाता है। समझ में आई बात जो मैंने बोली है? यस सर सर। एक बार और। फिर ईयरली जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और आप इनकम टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल अभी नहीं हो, तो आपका जितना भी टैक्स कटा है वो आपका रिफंड आ जाता है। और अगर आप टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हो, आपने सपोज टैक्स बना है 1000 का, और आपका टीडीएस 500 पहले ही कट चुका है, तो आपको पूरा का पूरा 1000 पे करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर कितना पे करना पड़ेगा? जितना पे कर चुके हो उससे अलग। 1000 में से 500 आपने टीडीएस के रूप में पे कर दिया है, बचा 500, तो वो 500 ही पे करना होता है। ये क्योंकि टीडीएस भी एक इनकम टैक्स का ही पार्ट है, इसीलिए वहां पर एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। और टीडीएस के कुछ सेक्शंस है, मैंने ये भेज दिया है और मैंने यहाँ पे निकाल भी लिया है। सीधा नेट पे सर्च कर लेना टीडीएस रेट चार्ट। तो ये फाइनेंशियल ईयर अभी 23-24 का ही है, लेटेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से मोड की जो पेमेंट है, कौन से नेचर की पेमेंट है, तो उसमें कौन सा सेक्शन है और कितने परसेंट टैक्स लगना है। तो यहाँ पर हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और अदर टीडीएस रेट लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पर जो है सेक्शन पे बाद में देखेंगे, पहले नेचर ऑफ पेमेंट देखते हैं। सारे तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, इसमें पढ़ना, मैं मेन मेन बता देता हूँ। जैसे सैलरी है, अगर आपको सैलरी से इनकम हो रही है तो ये नेचर हो गया पेमेंट टू सैलरी। और इसका जो सेक्शन है 192 होता है, और इस सेक्शन के अंडर यहाँ पर लिमिट है 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी है, इनकम है, तो वहाँ पर कितना परसेंट? नॉर्मल स्लेब रेट का मतलब है 10%। आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा, नॉर्मल 10% होता है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर पीएफ विड्रॉल है 50,000 रुपये तक, तो 10%, उससे ऊपर है तो और ये चेंज होते रहता है। ये यहाँ पर लिमिट दी हुई है। 193 में टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आपने कहीं पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करी हुई है, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ अमाउंट, बॉन्ड वगैरह कुछ भी डिपॉजिट किया होगा, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो जब इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी एक तरह से इनकम ही है, तो उस पर भी टीडीएस कटता है। और कितना कटता है? 10%। ये यहाँ पर थ्रेश होल्ड लिमिट है कि आपको इतने रुपए तक छूट मिल जाती है। यहाँ पर है कि अगर आपकी इतने रुपए तक इनकम है तो आपको किसी भी तरह का कोई टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं है, ये वो लिमिट है। यानी कि अगर सैलरी आपकी 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी तरह का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर ये साल का है, ध्यान रखना, या एक बार इकट्ठे का। उसके अलावा है यहाँ पर डिविडेंड में भी कुछ लिमिट दी हुई है, इस पर भी 10% है। तो मेन क्या क्या है? एक तो आपका 192 हो गया सैलरी, 193 हो गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, और 194 ए हो गया इंटरेस्ट इशूड बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस। आपके बैंक में कुछ पैसा जमा है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर भी 10% है। 40,000 रुपये तक अगर आपका ब्याज से इनकम हो रही है
तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर उसके ऊपर है तो आपका टैक्स लगेगा। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की छूट है। 194A में दो है, ये है 194A में अगर इंटरेस्ट बैंक या फिर कोई पोस्ट ऑफिस दे रहा है अपने डिपॉजिट पर, ये इंटरेस्ट अगर कोई दे रहा है आपके सिक्योरिटीज पर जमा है अमाउंट के तौर पे तो। और ये भी है सिक्योरिटीज, लेकिन यहाँ पर ये कुछ और चीज है। यहाँ पर जैसे बॉन्ड वगैरह हो गया, बॉन्ड होता है, LUT होता है, ये सब। ये है आपका 194B, जो कि आजकल बहुत चलते हैं। किसी भी तरह से विनिंग अमाउंट है, लॉटरी निकल गई, पजल गेम वगैरह में जीत गया, लेकिन ऑफलाइन, ध्यान रखना ये ऑफलाइन का है। 10,000 रुपये तक तो कोई नहीं है, लेकिन अगर इससे ऊपर आप पैसे जीतते हो तो जीती हुई अमाउंट पर 30% टैक्स डिडक्ट होता है TDS के रूप में। इसी तरीके से ये भी है 194BB, ये सिर्फ है किसके लिए, हॉर्स रेसिस के लिए। अगर हॉर्स रेसिस से पैसा जीत रहे हो तो ये 30% टैक्स इस पर भी डिडक्ट होता है। 194C भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे रहे हो तो उस पर 1% टैक्स उसको कलेक्ट करके दे सकते हो। यहाँ पर 1 भी है और 2 भी है। यहाँ पर है सिंगल पेमेंट, 30,000 तक दे रहे हो तो कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अदर TDS रेट और भी है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, दोनों चीज। 194C यहाँ पर है, दोनों 2C दे रखे हैं, यहाँ पर 2D दे रखे हैं। ये कुछ यहाँ पर कंफ्यूजन वाला सिस्टम कर दिया इन्होंने, दो दो कर दिए लेटेस्ट में, इतने पता नहीं इन्होंने क्यों डाल दिए। D भी 2 डाल दिए। ये भी इंश्योरेंस कमीशन है डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ये भी इंश्योरेंस कमीशन है अदर देन डोमेस्टिक के लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ अपडेट किया है, पहले एक ही रेट था लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है, इसीलिए इसको इन्होंने अलग अलग लिखा हुआ है, क्योंकि रेट जो है वो अलग अलग कर दिए है। डोमेस्टिक कंपनी से अगर आपको कमीशन मिल रहा है इंश्योरेंस पर तो 10% है, और अगर अदर देन डोमेस्टिक है तो 5% है। तो यहाँ पर जो है आपका एक तो 192, ये भी याद रखना है, 192A, 194A और 194B भी, और 194BB और 194C, 194D, और आपका है 194H, ये ज़्यादा कमीशन वगैरह है वो। 194I भी, रेंट अगर किसी को दे रखा है, रेंट पे बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह, रेंट पे अगर बिल्डिंग वगैरह दे रखी है तो 10% टैक्स डिडक्ट होता है। अगर कोई प्लांट मशीन वसीन दे रखी है तो 2% टैक्स डिडक्ट होता है। ये आप जब पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा। एक ये इम्पोर्टेंट है 194J, फीस पेड फॉर प्रोफेशनल सर्विस, जैसे डॉक्टर वकील वगैरह हो गए, उनकी फीस है तो उस पर 10% टैक्स डिडक्ट होता है। बट अगर टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट हो रही है तो 2% टैक्स डिडक्ट होता है। इसी तरीके से यह रॉयल्टी वगैरह है सेल्स पर, तो उस पर भी 2%, और ये तीनों 194J में ही आता है। इसके अलावा आपका आजकल म्यूचुअल फंड वगैरह ज़्यादा है, तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है लगभग। और एक आप है 194N, ये न्यू है। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक से और आप ITR फाइल करते हो, 1 करोड़ रुपए तक आप पैसा निकालते हो तो 2% आपका TDS डिडक्ट होता है। उसके अलावा एक दूसरा भी है, अगर ये ITR फाइल नहीं करते हो तो अगर आप 20 लाख रुपए तक इकट्ठा कैश विड्रॉ करते हो बैंक से तो भी आपका 2% डिडक्ट होता है। बस डिफरेंस इतना है कि ITR फाइल करते हो तो इतने की छूट है, और अगर नहीं करते हो तो इतने की छूट है। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो मैंने तुम्हें अभी बताया है। ठीक है, अब आते हैं जरा प्रैक्टिकल पे, यस प्रैक्टिकल पे चलें। यस
आते हैं प्रैक्टिकल पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपनी एक अलग से बना लेना, मैं इसी में ही आपको दिखा देता हूँ करके। वाउचर्स में जाना है और यहाँ पर एक F11 में आपको अब कौन सा फीचर एक्टिवेट करना है, TDS वाला। इसको जैसे एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। 10 नंबर का एक फॉर्मेट होता है, शुरू में 3 लेटर होते हैं जो कि कंपनी का नहीं, स्टेट का कोड शो करते हैं। फिर एक लेटर होता है जो कि कंपनी के नाम का फर्स्ट लेटर होता है। उसके बाद 5 डिजिट होती है। उसके बाद कोई भी एक अल्फाबेट होता है। ये होता है 10 नंबर का फॉर्मेट। ठीक है। और भी कोई है तो वो भी डाल सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर ही रहने दे रहा हूँ। ये कंपनी है, डिडक्टर ब्रांच वगैरह डिटेल दे रखी है तो डाल दीजिएगा। मैंने ये 10 नंबर का फॉर्मेट आपको बताया है। TCS की जरूरत नहीं है, वैट की जरूरत नहीं है, इसको मैं नो कर देता हूँ, वैट। एंड यहाँ से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे करना क्या है, एंट्री कैसे करनी है। तो जो TDS डिडक्ट होता है वो किसी प्रोडक्ट पर तो होता नहीं है, स्टॉक पर होता नहीं है। तो हमें कहाँ करना पड़ेगा, ना ही परचेज में ना सेल में। तो सर्विस प्रोवाइड होती है यहाँ पर, सर्विस दी जाती है, तो या तो वो पेमेंट उसमें होगी, जर्नल में या पेमेंट में या रिसिप्ट में। तो जो ये है, इसकी एंट्री एडजस्टमेंट से शुरू होती है, तो इसको हम पहले जर्नल वाउचर में ही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल आएगा किससे, F7 से। हाँ चलते हैं क्वेश्चन। सपोज मैं सैलरी की यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, बाकी उन दोनों में से कोई नहीं कर रहा हूँ मैं, वो दोनों करके देखना। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन में एक बता भी देता हूँ। जैसे फर्स्ट है, 2 अक्टूबर को राधा कंसल्टिंग को एक बिल सबमिट करना है 22,500 का। किस चीज़ का, प्रोफेशनल सर्विस का। सिर्फ इतना दिया गया है, बाकी एंट्री खुद करनी है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक एडवांस पेमेंट कर दी गई है इतने रुपए की, किसको, अद्वैत एंड कंपनी को। किस चीज के लिए, टेक्निकल फीस के लिए, बैंक से। TDX भी डिडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा क्या है कि बिल देना था कितने का, 80,000 का। किस चीज का बिल था, वही टेक्निकल फीस का है, जिसमें कि 50,000 रुपये एडवांस में दे दिए। 80,000 का देना था, वो भी आगे फिर किया जाएगा। तो पहले पेमेंट में इसकी एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद फिर जर्नल में होगी। और जर्नल में कैसे होगी, तो वो अब जरा टैली पे आते हैं। इसमें देखो, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, मेरे पास एम्प्लॉय है एक, मुझे उसको 40,000 रुपये की सैलरी देनी है। ठीक है। तो जब सैलरी देनी है तो अब यहाँ पर किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, ध्यान देना। सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सपेंसेस नेम को डेबिट किया जाएगा। तो एक्सपेंसेस नेम है क्या, जब सैलरी देनी है तो सैलरी है, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर एज TDS एप्लीकेबल है तो स्पेस दबाइए, एप्लीकेबल कर दीजिए, इसको एप्लीकेबल भी करना है। अब है यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में आपको क्या कर देना है, Alt+C करना पड़ेगा, या फिर आप क्रिएट कर दीजिए। यहाँ पर नेम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर या तो पेमेंट टू सैलरी पूरी लिख दीजिए, या फिर सिर्फ पेमेंट लिख दीजिए और सैलरी लिख दीजिए, बस काफ़ी है। मैंने यहाँ लिख दिया पेमेंट टू सैलरी। सेक्शन क्या है इसका, यहाँ पर डिमांड कर रहा है, तो सैलरी का सेक्शन होता है 192। पेमेंट कोड अगर पता है तो वो भी डाल दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। जो पता है डिटेल डालिए। अब यहाँ पर है रेट फॉर इंडिविजुअल विद पेन, यानी पेन है तो कितने परसेंट, नॉर्मल है तो 10% ही डिडक्ट हो, यहाँ पर विद पेन 10 ही है। एंड यहाँ से एंटर कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट भी है,
आप यहाँ पर लिमिट डाल सकते हैं कि कितने रुपए तक छूट दे रहे हो आप। अगर कंपनी दे रही है तो ठीक है डाल दीजिए, अदरवाइज वहाँ पर दे ही रखा है 2.5 लाख रुपए तक छूट है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2,000 रुपीज तक छूट है। सपोज मैंने यहाँ पे दिया, सैलरी कितनी देनी है 40,000। ये अपडेट किया है, पहले थ्रेश होल्ड लिमिट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पे सैलरी 40,000 की देनी है। अब क्रेडिट में क्या कर देना है, क्रेडिट में करना है टीडीएस। तो पहले हम ऑल्ट सी करके यहाँ पर क्या कर देंगे, टीडीएस का लेजर बनाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर। अब यहाँ टीडीएस आ गया, टीडीएस सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने बनाया था वही सिलेक्ट करना है, पेमेंट टू सैलरी। हो सकता है कि एक ही कंपनी में अलग अलग नेचर हो, तो वो ध्यान रखना है कि कौन से नेचर का हम पेमेंट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्योंकि टैक्स कटेगा। मैंने ये लिया एंड एंटर। अब यहाँ पर टीडीएस तो ऑटोमेटिक आ गई, लेकिन टीडीएस जो है वो कटना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कटा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? तो पहले हम यहाँ पर चलो बना देते हैं पार्टी। अगर नहीं कटा है तो पहले पार्टी डाल के देख लेते हैं। सपोज मुझे मनोज का बनाना है, तो वो भी पार्टी भी क्रेडिट ही होगा। सेंट्री क्रेडिटर्स के अंडर में इज टीडीएस डिडक्टेबल यस करेंगे। डिडक्टेड टाइप, ये कोई नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन है या कंपनी है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है। ये सारे पर्सन हो सकते हैं इस टाइप के। मैंने ये कर दिया और यहाँ पे पूछता है इज टीडीएस इन सेम वाउचर, तो यस सेम वाउचर में ही टीडीएस डिडक्ट हो। और यहाँ पर इसका पैन नंबर भी डालिए, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर पैन नंबर नहीं होगा तो 30% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे पैन इज मैंडेटरी फॉर ई टीडीएस। तो पैन नंबर का भी एक फॉर्मेट होता है, जैसे टैन नंबर का फॉर्मेट हुआ, ऐसी पैन नंबर का शुरू में 3 कोई भी लेटर हो सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा एक लेटर होता है, पी होता है, तो पी होता है इंडिविजुअल पर्सन के लिए, सी होता है कंपनी के लिए, एच होता है एच यू एफ के लिए, और एसोसिएशन के लिए ए होता है। इसी तरीके से और भी होते हैं, 7 होते हैं। तो हम नॉर्मल पर्सन है, तो ये जो मनोज है नॉर्मल पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो पी। और उसके बाद फिफ्थ भी एक लेटर ही होता है, और वो क्या होता है, जो भी पर्सन है उसके सर नेम का फर्स्ट लेटर। इसमें कोई सर नेम नहीं है, यही लास्ट नेम है, तो इसी का एक फर्स्ट लेटर। उसके बाद फिर 4 डिजिट होती हैं, उसके बाद फिर एक कोई भी लेटर होता है। ये इसका एक फॉर्मेट होता है पैन का। इसको हमने डाल दिया एंड एंटर कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि टीडीएस डिडक्ट हो गया है ऑटोमेटिक। 10% मैंने डाला था, 40,000 का 10% कितना हुआ, 4,000। मैंने 2,000 डाला था, 2,000 से ज्यादा सैलरी है इसकी, 2,000 से ज्यादा सैलरी है, इसीलिए उसको कोई छूट नहीं मिली है। तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या आ जाएगा, जो हमने टीडीएस डाला है वो यहाँ पर टीडीएस आ जाएगा। टीडीएस कहाँ गया, हमने टीडीएस बनाया तो था, यहाँ सेव नहीं हुआ। ऑल्ट सी करके यहाँ पर हम टीडीएस बना देते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड टीडीएस। यहाँ पर पेमेंट टू सैलरी ही लेंगे एंड एंटर। अब ऑटोमेटिक आ चुका है। तो पहले तुम्हें पार्टी ही लेनी है क्रेडिट में, बाकी टीडीएस बाद में लेना है। इसको लिख लेना, पहले एक्सपेंस नेम डेबिट होगा, फिर पार्टी नेम क्रेडिट होगा, उसके बाद टीडीएस क्रेडिट होगा। क्लियर है? और टैक्स जो है ऑटोमेटिक डिडक्ट होना चाहिए। उसके बाद जब पेमेंट होगी तो पेमेंट कर दीजिए आप। पेमेंट में पहले पार्टी की या टीडीएस की, कभी कैसे भी कर दीजिए। पार्टी था हमारा कौन, मनोज। कितनी पेमेंट थी इसकी, 36,000, वो दिखा दीजिए। और अगर कैश भी दिखाना है तो डेबिट में यहाँ पर दिखा दीजिए, क्योंकि सैलरी भी देनी ही है उसको। तो किसकी, एक तो टीडीएस की और एक इसकी, तो टीडीएस भी पेमेंट होगी और ये भी होगी। टीडीएस कितनी थी,
4,000 रुपये। तो जीरो हो गई दोनों, देख रहे हो आप। मनोज का भी जीरो हो गया बैलेंस, टीडीएस भी जीरो हो गया, और फिर कैश हो जाएगा क्रेडिट में टोटल। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि क्या हो गया, कैश में कुछ और आ गया, इसमें कुछ और आ गया, इसीलिए मैं अलग अलग करवाता हूँ। पेमेंट अलग अलग ही करिए, मनोज की अलग और टीडीएस की अलग। मैं यहाँ पर कर ही देता हूँ अलग अलग। मनोज हो गया 36,000, बैंक से करना है तो बैंक से, कैश से करना है कैश से। इसी तरीके से इसको एक्सेप्ट करने के बाद टीडीएस की भी पेमेंट हो जाएगी अगेंस्ट, और ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर इसका भी कैश ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया टीडीएस की किस तरीके से एंट्री की जाएगी। ये 3 एंट्री की जाती है। पहली 2 एंट्री जो होगी वो, दो नहीं, 1 एंट्री वो एडजस्टमेंट की होगी, कितना पे करना है, टीडीएस कितना डिडक्ट होगा और पार्टी को कितना देना है, जो कि आपकी ये वाली एंट्री थी। ये होगी एडवांस पेमेंट कोई कर रहा है तो उसको पेमेंट में करनी पड़ेगी, बाद में कोई पेमेंट कर रहा है तो उसको पेमेंट बाद में करनी पड़ेगी। लेकिन जो टीडीएस दिखाएंगे हम, वो सिर्फ एडजस्टमेंट में ही दिखाएंगे, पेमेंट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है। जी सर। तो ये आपका टीडीएस था, टीडीएस भी आपका इसी तरीके से क्लियर है। करके देख लेना, 2 ही क्वेश्चन है, और बाकी आप अपने आप भी बना के देखना। एक ही टीसीएस है, तो टीसीएस मैं अभी नहीं कराऊंगा, मैंने आपको भेज दिया है। टीसीएस भी एक बार पढ़ लेना इसको, इस पर कितना परसेंट है, मैं ये भी करा ही दूँ, करा ही देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, ये भी 2 मिनट का काम है। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रख, पढ़ लेना एक बार, और ये ध्यान भी रखना कि किस पर कितना परसेंट टैक्स कलेक्ट होता है। यहाँ पर ये चीज़ है, मुझे थ्योरी भी समझानी पड़ेगी। एक काम करो, टीडीएस तक ही रहने दो, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जी सर। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। ओके सर। ओके, इसमें अभी आपके 2 टैक्स बच रहे हैं, एक टीसीएस, एक सर्विस टैक्स। यस सर। दोनों खत्म हो जाएंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। चलिए, आज के लिए इतना है, इतना ही करके देखिए, बाकी कभी कोई डाउट होता है तो वीडियोस में देख के क्लियर कीजिए, जब भी नहीं होता है तो फिर मैं हूँ ही। ओके सर। थैंक यू। ओके।